देखो बेटा, एक थोड़ी बड़ी प्रॉब्लम लेते हैं कि एनर्जी कंजर्वेशन किस प्रकार से, इस प्रकार का बेटा एक वेज है ऐसा। और इसका मास है बेटा, एंगल है 37 डिग्री, और इसका मास है बेटा 2m, और यहां पर एक पुली लगी हुई है इस प्रकार से। एक मास है m जो इस प्रकार धागे से अटैच है, और ये सिस्टम यहां बंधा हुआ इस प्रकार से। आपसे पूछा गया है कि बताइए कि इन दोनों, एक तो 2m ब्लॉक यानी कि 2m वेज और एक m, इन दोनों के एक्सेलरेशन क्या होंगे, इनके त्वरण क्या होंगे, किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे। देखो तो बेटा ये तो कंफर्म है कि अगर ये वेज, क्योंकि ये यहां पर m द्रव्यमान इस पर रखा हुआ है, इट मीन्स क्या होगा, इसकी नॉर्मल के कारण इसको धक्का लगेगा इधर, और इस कारण अगर मान लो सपोज करो अगर ये 1 मीटर इधर जा रहा है, इसका मतलब ये 1 मीटर इधर भी जाएगा और साथ में 1 मीटर इधर भी जाएगा। अगर अपन बड़े ब्लॉक की बात करें, ये 2m जो है, मैं यहां पर दोनों का, तो बेटा अगर बड़े ब्लॉक की बात करें तो ये मान लेते हैं कि v वेग से इधर चल रहा है, v वेग से इधर जा रहा है, और बेटा ये कितनी ट्रेवल चलता है, v वेग से इधर जा रहा है, तो इसका मतलब क्या रहेगा कि ये जो छोटा ब्लॉक है, ये m ब्लॉक, ये v से इधर भी जाएगा और साथ में v से इधर गया तो इतनी रस्सी लूज पड़ जाएगी, इसका मतलब ये क्या करेगा, v से इधर भी जाएगा। अगर ये v से इधर जा रहा है तो इसका मतलब होगा कि ये इस पे रखा हुआ है तो ये v से इधर जाएगा, लेकिन v से इधर जाने के कारण ये यहां पर पहुंचेगा वेज, तो इसका मतलब इतनी रस्सी ढीली पड़ेगी तो ये v से इधर भी चलेगा। तो आपसे पूछा है कि दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या आएगा, यहां पर क्वेश्चंस में क्या है, फाइंड एक्सेलरेशंस ऑफ मास 2m एंड स्मॉल m। फाइंड एक्सेलरेशंस मास 2m एंड स्मॉल m। ये कितना एंगल हो गया बेटा, 37 डिग्री। कितना हो गया ये, 37 डिग्री। ये सपोज इधर कितना चला था, एक्स डिस्टेंस चला था, तो शायद मेरे हिसाब से ये वाला भी इधर कितना चलेगा, एक्स डिस्टेंस चलेगा ऐसे। अब लॉस किसकी पोटेंशियल एनर्जी में होगा, इस वाले ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा, और इसमें जो लॉस होगा एनर्जी में, स्थितिज ऊर्जा में, उसको ये दोनों गेन करेंगे। 2m द्रव्यमान भी गेन करेगा और v द्रव्यमान भी क्या करेगा, इसे गेन करेगा। क्योंकि जो लॉस इसकी स्थितिज ऊर्जा में होगा m द्रव्यमान की, तो उस एनर्जी को ये दोनों मिलके क्या करेंगे, गेन करेंगे। तो बेटा अगर ये x इधर गया होगा तो इसका मतलब ये x इधर गया होगा, एंगल कितना है 37। और बेटा अगर ये x इधर गया है, इट मीन्स ये भी x इधर चला होगा। अब कंपोनेंट की बात करते हैं तो आ, ये मान लेते हैं इसका ये वाला जो कंपोनेंट है, ये होगा v साइन 37 डिग्री, और ये वाला कंपोनेंट क्या रहेगा, v cos 37 डिग्री। तो सिमिलरली बेटा यहां पर भी इसका ये वाला कंपोनेंट क्या रहेगा, x साइन 37 डिग्री, और बेटा ये रहेगा x cos 37 डिग्री। तो आपको पता है कितना ड्रॉप हुआ है, ये देखना अपने को, तो इस वाली साइड से तो लेना देना ही नहीं है। तो यहां पर अगर इसको सोल्व करते हैं तो ये बन जाता है बेटा आपके पास, इधर इस साइड पे तो कितना है, ये v है, और इस साइड पर कितना आएगा,
0.8 v, cos 37 का मान कितना होता है 0.8। और बेटा ये इधर कितना है v साइन 37, तो v साइन 37 का मतलब है 0.6 v, 0.6 v। इसको और सोल्व कर लेते हैं तो बेटा ये v और 0.8v, तो ये बड़ा है क्योंकि ये 1 पॉइंट क्या है 0v है, तो ये बड़ा है, तो इसका मतलब इधर कितना बचेगा, ये बच जाएगा आपके 0.2v, और इधर कितना हो गया बोलो बेटा 0.6v। तो बेटा यहां पर अपन यहां से इसकी नेट वेलोसिटी निकाल लेंगे, और ये जो नेट वेलोसिटी आएगी इसकी वी नेट एम ब्लॉक की, वो हो जाएगी बेटा आपके पास 0.6 वी स्क्वायर प्लस 0.2 वी स्क्वायर, और इसको अगर अपन चाहे तो लिख सकते हैं 0.4 वी स्क्वायर, 0.4 वी, यानी कि अंडर वुड 0 पॉइंट क्या आएगा बेटा यहाँ पर ये हो जाएगा बेटा आपके पास 36 और 4, यानी कि 0.4 अंडर वुड, और ये हो गया बेटा v। ये इसकी नेट वेलोसिटी आएगी स्मॉल m ब्लॉक की, स्मॉल m ब्लॉक की ये नेट वेलोसिटी होगी। अच्छा ये कितना नीचे डाउनवर्ड हो गया, तो बेटा डाउनवर्ड अगर अपन देखते हैं तो ये कितना डाउनवर्ड हो जाएगा, ये x इधर है, और बेटा ये इधर कितना हो गया 0.8 x, और बेटा ये हो गया 0.6 x। तो बेटा कितना ड्रॉप हुआ नीचे, कितना आया, वही तो क्या है लॉस है किसमें पोटेंशियल एनर्जी में, और उसको कौन कौन गेन कर रहा है काइनेटिक एनर्जी को, एक तो m ब्लॉक और एक 2m वेज। तो यहां पर अपन क्या लगा दे कि डेल के बराबर होगा डेल यू, कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगा, या गेन इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगा रिड्यूस इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पर गेन कितना काइनेटिक एनर्जी में कितना गेन होगा, तो 1/2 2mv स्क्वायर, क्योंकि ये v से इधर जा रहा है, प्लस ये छोटा वाला ब्लॉक देखेंगे तो 1/2m, और इसका लिखेंगे अपन v नेट स्क्वायर, बराबर होगा कितना है इसका वेट mg, कितना नीचे आ गया ये 0.6x, इतना ये ड्रॉप हो गया। तो यहां से इसको सोल्व करेंगे तो ये कैंसल्ड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा mv स्क्वायर बराबर होगा 1/2 m v नेट स्क्वायर, तो ये v नेट स्क्वायर का मतलब आ जाएगा 0.4 v स्क्वायर, क्योंकि v नेट का मान अपन ने पहले ही निकाल लिया, और ये हो गया बेटा 0.6 m जी एक्स, और यहां से तुम देखोगे m से m कट जाएगा सब जगह से, तो बेटा ये क्या बचेगा v स्क्वायर 1/2, और ये हो जाएगा बेटा आपके पास यहां पर ये 2 से कितनी बार कट जाएगा यहाँ पर 0.2, तो ये आ जाएगा 0.2 वी स्क्वायर, और बेटा ये हो गया अपने पास 0.6 जी एक्स। यहां से इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.2 वी स्क्वायर, और ये हो गया बेटा 0.6 जी एक्स, ऐसा हो जाएगा। तो v स्क्वायर बराबर हो जाएगा बेटा यहाँ पर 0.6 जी एक्स डिवाइड बाई 1.2, और ये इससे 2 बार कट जाएगा, तो v स्क्वायर बराबर हो जाएगा g/2x। फिर लिखेंगे बेटा इन दोनों साइड को डिफरेंशिएट कीजिए, क्या कीजिए इनको डिफरेंशिएट, दोनों साइड पे क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा यहाँ पर 2v और dv/dt, और बेटा ये हो जाएगा g/2, और ये हो जाएगा dx/dt। तो बेटा यहां पर ये 2v, और ये हो जाएगा बेटा एक्सेलरेशन a, और ये आ जाएगा g/2 इंटू वी, और v से v क्या हो गया कैंसिल, तो बेटा इसका एक्सेलरेशन कितना आया g/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि जो बड़ा 2m वेज है उसका एक्सेलरेशन कितना आ गया बोलो बेटा g/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका क्या आ जाएगा एक्सेलरेशन आ जाएगा, कौन से ब्लॉक का 2m ब्लॉक का। अब बात आती है क्या छोटे ब्लॉक का कितना रहेगा m ब्लॉक का, तो उसके एक्सेलरेशन के लिए अपन क्या करेंगे, उसके लिए अपन डायग्राम बनाएंगे कि ये a v इधर गया था तो एक्सेलरेशन a इधर होगा, तो बेटा a इधर होगा, और ये एंगल कितना है यहाँ पर 37 डिग्री,
तो बेटा ये वाला एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, पर इनके अगर अपन कंपोनेंट ले यहाँ पर, तो बेटा यहाँ पर क्या क्या कंपोनेंट बनेंगे कि ए तो इधर हो गया, और बेटा इधर कितना हो गया कोस 0.8 ए, और बेटा ये हो गया 0.6 ए। सोल्व करेंगे तो इधर क्या बच जाएगा 0.2 ए, और इधर हो गया बेटा 0.6 ए। तो यहां से इन दोनों का नेट निकाल लेना, ए नेट एक्सेलरेशन। तो बेटा ए नेट जो आएगा इसका, वो ए नेट आएगा अंडर रूट 0.4 ए, अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि अंडर रूट 0.4, और ए की जगह क्या आएगा G/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस प्रकार की प्रॉब्लम है बेटा, थोड़ी बड़ी प्रॉब्लम है, आएगा नहीं आएगा, देखो समझने का प्रयास करना कि भाई अगर मान लेते हैं कि इस प्रकार से ये m है और ये क्या है 2m है, दोनों ही ब्लॉक, ये एक तो वेज है, ये भी मूव कर सकता है, और ये m है, ये भी मूव कर सकता है। अब आपसे कहा है कि अगर इस सिस्टम को छोड़ा जाएगा तो बेटा ये m क्या करेगा, इसे नॉर्मल लगाएगा, इस पे क्या लगाएगा नॉर्मल। मैं इसको एनएलएम से भी करवा सकता हूं तुम लोगों को, लेकिन एनएलएम से नहीं करके अपन वर्क एनर्जी से कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर अपने को सिंपल पढ़ रहे हैं। नहीं तो सारी प्रॉब्लम बेटा न्यूटन लॉ से भी हो जाती है, पर अपन न्यूटन लॉ से नहीं करके इसको अपन वर्क एनर्जी से कर रहे हैं। तो बेटा इसके कारण क्या होगा कि जैसे ही सिस्टम को छोड़ा जाएगा, इधर स्लाइड करेगा तो एक नॉर्मल का एक धक्का इधर लगेगा, तो ये वाला ब्लॉक इधर चलेगा। अब ये अगर इधर चला है तो ये इस पे बैठा हुआ है, तो ये भी इधर जाएगा। अब अगर मान लो ये v इधर चला, तो ये दूसरा वाला भी क्या करेगा बेटा, इस पे है, तो ये x इधर चलेगा। कितना चलेगा भाई, अगर मान लेते हैं कि ये v इधर गया और v में कितना चला x। अब इसकी बात करते हैं छोटे वाले ब्लॉक की m की, तो बेटा m v इधर भी जाएगा, और साथ में क्या होगा जब ये इधर शिफ्ट होगा तो रस्सी ढीली पड़ेगी, इसका मतलब ये v इधर भी जाएगा। और यहां से अपन क्या करेंगे, इसकी v नेट निकाल लेंगे, क्योंकि अपन जब इसकी करंट की एनर्जी लिखेंगे तो अपने को चाहिए m ब्लॉक की नेट वेलोसिटी, तो वो अपन ने यहां पर कैलकुलेट की, और ये अपने पास नेट वेलोसिटी कितनी आई, अंडर रूट 0.4 v आ गई। फिर अपन क्या करेंगे, अब आपको पता है कि जब ये ब्लॉक इधर शिफ्ट हो रहा होगा तो इसका मतलब नीचे कितना आया, तो लॉस कितना हुआ, यानी कि स्थितिज ऊर्जा में कमी बराबर होगी बेटा गतिज ऊर्जा में वृद्धि। अब स्थितिज ऊर्जा में कमी कितनी हुई, तो इतना नीचे आ गया, तो कौन कौन सी गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो गई, ये वाला ब्लॉक भी गति कर गया और ये वाला ब्लॉक भी क्या कर गया, गति कर गया। तो बेटा इनकी गतिज ऊर्जा में क्या होगी बेटा, आपके पास वृद्धि होगी। तो यहां पर अपन ने इक्वेशन से बना ली, ठीक है ना, कितना लॉस हुआ। तो इसमें x का तो केवल ये वाला कंपोनेंट थी कि कितना नीचे आ गया, तो 0.6x आ गया, तो यहां पर अपन ने लिख दी स्थितिज ऊर्जा में कमी mg 0.6x। और गतिज ऊर्जा कौन कौन गति कर रहा है, तो 1/2 mv v वेग से गति कर रहा है। फिर 1/2 छोटा ब्लॉक mv नेट स्क्वायर, तो v नेट 0.v है, उसका मान लिख दिया, इसको सोल्व कर दिया, सोल्व करने पर ये इक्वेशन आ गई। ये मैंने कल भी करवाए थे, आप लोगों को पता होते इस प्रकार के क्वेश्चंस। और तुम यहां पर देखोगे कि 2v dv/dt, तो बेटा ये g/2 dx/ क्या हो गया, dt हो गया, और यहां से इसको सोल्व करेंगे तो बेटा ये आंसर आ जाएगा। आई थिंक मेरे हिसाब से कर लोगे, शायद हो जाएगा, आएगा नहीं आएगा, एस और नो। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो बेटा ये इस प्रकार से अपन ने कुछ क्वेश्चंस किए। इसके बाद में है बेटा स्प्रिंग की ऊर्जा के बारे में विचार करेंगे। स्प्रिंग में संचित स्थितिज ऊर्जा की गणना करेंगे। देखो देखो समझना बेटा कि स्प्रिंग जो है, उस स्प्रिंग को अगर अपन खींचते हैं, देखो स्प्रिंग की मैं यहां पर स्थितिज ऊर्जा की गणना,
स्थितिज ऊर्जा की गणना। देखो इस प्रकार का प्लेटफॉर्म है बेटा, एक स्प्रिंग है इस प्रकार से, और यहां पर एक ब्लॉक है एम एस, एक ब्लॉक है बेटा यहां पर एम, ठीक है ना। ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है और स्प्रिंग बिल्कुल नॉर्मल है, ना तो इसमें संपीड़न है और न ही विरलन है। अब स्प्रिंग को क्या कर दिया जाता है, कंप्रेस कर दिया जाता है ऐसे। स्प्रिंग को क्या कर दिया जाता है, कंप्रेस कर दिया जाता है, यानी कि इस स्प्रिंग को ऐसे खींच लिया जाता है। तो ये जो ब्लॉक था वो यहां पर आ जाता है ऐसा, ऐसा। तो आप देखोगे कि यहां पर इसकी नॉर्मल स्ट्रेंथ थी, अब ये ब्लॉक कहां पर आ गया, इस जगह पे पहुंच गया। तो यानी कि इसमें कुछ डिस्प्लेस्ड हो गया, एक्स विस्थापन। तो इसको खींचने में जो कार्य किया जाता है वो स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। इस स्प्रिंग में किसके रूप में संचित होता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। इसको खींचने में जो कार्य किया जाएगा वो इस स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या होगा, संचित होगा। इसको खींचने में जो कार्य करेंगे वो स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या होगा, संचित होगा। तो बेटा यहां पर आप देखोगे कि इस स्प्रिंग को अगर अपन खींचते हैं तो इसके लिए जो अपन कार्य करेंगे वो इस स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या होगा, संचित होगा। इस स्प्रिंग में किसके रूप में संचित होगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या होगा बेटा, संचित होगा। तो मान लेते हैं कि यहां पर स्प्रिंग में जो बल उत्पन्न होता है प्रत्यानयन बल एफ, वो बेटा क्या है कि स्प्रिंग में उत्पन्न विस्थापन के ऋणात्मक मान के क्या होता है, समानुपाती होता है। और जैसे अपन यहां से समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो यहां पर एक नियतांक आ जाता है के, जहां के एक समानुपाती नियतांक है जिसे स्प्रिंग नियतांक कहते हैं। ठीक है ना, इसे अपन क्या कहेंगे, स्प्रिंग नियतांक। अब जब ये वाला जो, आवाज आ रही नहीं आ रही बेटा, एस वार नो। देखो और बेटा ये जो फोर्स है इस स्प्रिंग के अंदर रहेगा उसे अपन कहेंगे एप, प्रत्यानयन बल। कौन सा बल, प्रत्यानयन बल। और जब ये स्प्रिंग रुकी हुई है तो ये दोनों बल परिमाण में समान और दिशा में क्या है, विपरीत है। दोनों बल परिमाण में समान और दिशा में क्या है बेटा, विपरीत है। तो बेटा अगर मान लो इस एक्सटर्नल बल के प्रभाव में अगर इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस्ड कर दिया जाए तो बेटा यहां पर क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। अब उस कार्य की अगर अपन गणना करना चाहते हैं, मान लेते हैं कि स्प्रिंग में थोड़ा सा विस्थापन के लिए डी डब्ल्यू बराबर कार्य करना पड़ा एफ डॉट डी एक्स। अच्छा, तो ये जो कार्य किया जाएगा तो यहां पर अपन इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो डी डब्ल्यू बराबर ये क्या होगा, बोलो बेटा के इंटू क्या हो जाएगा, यहां पर अपन स्प्रिंग इसका फोर्स का मैग्नीट्यूड ले लेंगे डीएक्स। और यहां पर टोटल कार्य की गणना करना चाहते हैं और अपन चाहते हैं कि स्प्रिंग x1 से कहां तक जाती है, x2 तक। तो बेटा यहां लिख देंगे के एक्स और डी एक्स, और सोल्व करते हैं बेटा इसको तो ये आ जाता है के एक्स स्क्वायर बाई 2 एस, और ये हो गया बेटा x1 और x2। तो W बराबर के, और ये बन जाएगा बेटा x2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस x1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2। और W बराबर इसको अपन लिख सकते हैं 1/2 के x2 स्क्वायर 1/2 के
x1 स्क्वायर। अगर x1 अपने पास क्या है, 0 है, और x2 बेटा मान लेते हैं कितना है, x है, तो यहां से w बराबर आएगा 1/2 के एक्स स्क्वायर। और ये जो कार्य किया जाएगा, ये कार्य इस स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। तो यहां पर कह देंगे कि बेटा जो कार्य किया जाएगा वो इस स्प्रिंग में किसके रूप में संचित होगा, स्थितिज ऊर्जा। तो U बराबर डब्लू, तो यानी कि U जो रहेगी स्प्रिंग के अंदर संचित जो स्थितिज ऊर्जा रहेगी बेटा, वो रहेगी U बराबर 1/2 के एक्स स्क्वायर। स्प्रिंग के अंदर संचित अगर स्थितिज ऊर्जा निकाले बेटा, तो वो क्या आती है, 1/2 के एक्स स्क्वायर। याद रखना बेटा इस रिजल्ट को। स्प्रिंग के लिए कभी भी स्थितिज ऊर्जा कैलकुलेट करेंगे तो वो 1/2 के। सर वीडियो अटक रहा है। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? दिक्कत आ रही है? एस वार नो? क्लास कंटिन्यू रखे या रोक दे? क्या किया जाए बोलो, एस जल्दी बताओ बेटा, एस या नो? क्लास आगे बढ़ाए तो एस, नहीं बढ़ाए तो नो। पढ़ना है? तो बेटा स्प्रिंग में संचित स्थितिज ऊर्जा की कैलकुलेशन अपन इस प्रकार करेंगे, तो U बराबर क्या आएगी बेटा, के एक्स स्क्वायर। U बराबर क्या रहेगी, के एक्स स्क्वायर। इसकी कुछ प्रॉब्लम है, क्वेश्चंस हैं कि बेटा इस प्रकार से एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है और यहां पर एक स्प्रिंग लगी हुई है और इस स्प्रिंग से एक प्लेट जुड़ी हुई है। एक ब्लॉक है जिसका मास स्मॉल m है और v वेग से गतिशील है। तो आपसे कहा जाता है कि जब इनकी टक्कर होती है, जब इनकी टक्कर होती है तो बेटा स्प्रिंग में कितना संपीड़न होगा, स्प्रिंग में कितना संपीड़न होगा। तो बेटा यहां पर अपन क्या लिखेंगे कि चेंज काइनेटिक एनर्जी इक्वल चेंज पोटेंशियल एनर्जी। कंसेप्ट तो यही लगेगा, डेल के बराबर डेल यू। तो यहां लिख देंगे 1/2 mv स्क्वायर इक्वल होगा, मान लेते हैं स्प्रिंग में संपीड़न x हो जाता है तो 1/2 के एक्स स्क्वायर। 1/2 से 1/2 कैंसल्ड, तो बेटा एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा m/k और ये हो जाएगा v स्क्वायर। तो कितना संपीड़न होगा, x बराबर अंडर रूड m/k इंटू क्या आएगा, v। इस प्रकार से आप स्प्रिंग में संपीड़न निकाल सकते हो। एक तो ये वाली प्रॉब्लम बनती है कि जैसे मान लो कि ये ब्लॉक 10 मीटर पर सेकंड से आ रहा था, ठीक है ना,
स्प्रिंग का इसका ब्लॉक का द्रव्यमान मान लेते हैं, सपोज करो 5 दे रखा है, स्प्रिंग नियतांक दे रखा है, तो स्प्रिंग में कितना संपीड़न होगा तो उसकी कैलकुलेशन अपन इस सूत्र से कर सकते हैं। यहाँ पर एक तरीका और है, वो भी समझ लो। देखो ये बेटा एक आधार है इस प्रकार का, ठीक है ना, और एक स्प्रिंग है ऐसे अटैच है यहाँ पर, और एक यहाँ पर ऐसे प्लेटफॉर्म बना हुआ है, ठीक है ना। एक ब्लॉक है जिसको यहां से, इसका मास है स्मॉल एम, और इसको ड्रॉप किया जाता है कितनी हाइट से, एच हाइट से ड्रॉप किया जाता है, और ये यहां आके टकराता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि इस स्प्रिंग में कितना संकुचन होगा, इस स्प्रिंग में कितना संपीड़न होगा। तो बेटा सबसे पहले तो अपन क्या करें कि ये, या तो अपन डायरेक्ट ये वाली स्थितिज ऊर्जा बराबर स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा भी कर सकते हैं, नहीं तो अपन क्या करें कि यहां पर इसका वेग निकाल ले एम का, कि ये यहां आएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो बेटा आपको पता है अगर किसी वस्तु को h हाइट से गिराया जाता है तो उसकी वेलोसिटी v बराबर अंडर रूट क्या होती है, 2gh, बता रखे हैं बहुत सारी प्रॉब्लम, v बराबर अंडर रूट 2gh। और बेटा ये स्प्रिंग में कितना संपीड़न होगा, तो ये काइनेटिक एनर्जी है, तो यहां लिख देंगे डेल के बराबर क्या लगा दो, डेल यू। अच्छा डेल के बराबर 1/2 एम और वी स्क्वायर, तो बेटा ये आ जाएगा आपके वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1/2 के एक्स स्क्वायर, और यहां पर 1/2 एम वी, तो इसको अपन लिख देंगे 2gh, अंडर रूट हट जाएगा, और 1/2 के एक्स स्क्वायर, यहां से 1/2 से 1/2 कैंसल्ड, तो बेटा ये हो जाएगा 2mgh डिवाइड बाई क्या होगा के, और यहां पर ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो यहां से x की कैलकुलेशंस करें तो x की कैलकुलेशंस करने पर ये मिलेगा 2mgh डिवाइड बाई के। एक ये भी बहुत अच्छी प्रॉब्लम है जो बहुत सी बार एग्जाम में पूछी गई है, ठीक है ना, कि एक स्प्रिंग इस प्रकार से है, तो बताइए कि जब इसको, या फिर आपको ये देके एच पूछ लेगा कितनी हाइट से गिराया गया है स्प्रिंग में संकुचन दे रखे, और एच हाइट पूछ लेगा, किसी भी प्रकार से क्वेश्चंस को बनाया जा सकता है। ये सब एनर्जी के क्वेश्चन से बेटा, ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम है वो किसकी रिलेटेड है, एनर्जी से रिलेटेड है, जो ऊर्जा होती है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम है। और एक इसके बाद में जो एनर्जी स्थितिज ऊर्जा स्प्रिंग की हो गई, फिर बेटा एक होती है अपनी यांत्रिक ऊर्जा, क्या होती है, यांत्रिक ऊर्जा। हम्म, यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी, इसको अपन किससे लिखते हैं, ई से। यांत्रिक ऊर्जा या मैकेनिकल एनर्जी इसे कैपिटल ई से लिखा जाता है। और बेटा ये जो होती है अगर संरक्षी बल है, क्या है बेटा, संरक्षी बल। अच्छा यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट है कि संरक्षी बल कौन कौन से होंगे, तो बेटा संरक्षी बल याद रखे आप लोग, गुरुत्वाकर्षण बल, अभिकेंद्रीय बल, विद्युत चुंबकीय बल और प्रत्यानयन बल, ये सब क्या है, सारक्षी बल है, कंजर्वेटिव फोर्स की श्रेणी में आते हैं। अगर ये प्रेजेंट होते हैं तो बेटा आपके पास यांत्रिक ऊर्जा ई जो रहेगी वह क्या रहेगी बेटा, के प्लस क्या रहेगी, यू रहेगी, ये ध्यान रखें। और बेटा अगर मान लो असंरक्षी बल है, क्या है, असंरक्षी बल,
प्रेजेंट है। असरक्षी बल क्या है बेटा? प्रेजेंट है। तो असरक्षी बलों में कौन कौन से बल होते हैं आपके? इसमें आपको एक तो श्यान बल याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। और एक होता है आपके घर्षण बल। ये दो तो प्रत्येक बच्चे को याद होना ही चाहिए, श्यान बल और घर्षण बल। तो फिर ऐसी स्थिति में अगर अपन कुल ऊर्जा निकालते हैं तो बेटा वो कुल ऊर्जा क्या होती है? ई बराबर के प्लस यू प्लस एक और हो जाता है क्यू। और ये क्यू क्या है? ऊष्मीय ऊर्जा है। क्या है बेटा? ये ऊष्मीय ऊर्जा। क्योंकि एनर्जी का कुछ भाग ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। एनर्जी का कुछ भाग ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है बेटा? नष्ट हो जाता है। एक बार इसको पढ़ना आप लोग, अभी यही पढ़ेंगे। और कोशिश ये क्या करो कि सभी बच्चे ऐड हो। तुम्हारा टाइम या तो मॉर्निंग का बैठ जाएगा तो अपन कोशिश करेंगे मॉर्निंग में शिफ्ट कर दे, ताकि किसी को दिक्कत नहीं आए ज्वाइन होने में। क्योंकि ये जो टाइम होता है इसमें किसी के पास मोबाइल होता है या नहीं होता है। ठीक है ना बेटा? इसको करना, आप पढ़ना यहाँ तक जो पढ़ाया है मैंने। जो नहीं मिला है उनको आप ऑनलाइन क्लास से नोट कर लेना रजिस्टर में, जो चीजें नई नजर आए।